Hello guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me Mir Waheed, and today I will provide some suggestions related to various queries that you have asked me yesterday. जो कल आपने मुझे बोला था इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में आपको बता दूं। मैं जो कॉमन क्वेरीज जो थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। जो भी आपके पास अभी जितना टाइम बचा हुआ है इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से चलना है, ठीक है। तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, राइट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, सो दैट उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है यहाँ पर हर रोज़ आपको लेक्चर्स रेगुलर बेस पे मिलते हैं, किसी दिन ऑफ नहीं होता है, हर दिन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस से चलता रहेगा जब तक हम हैं कनेक्टेड इसके साथ। समित सर है, सब कुछ आपको मिलता जाएगा, वो टेंशन नहीं है, बस आप सिर्फ अपना एफर्ट्स लगा लो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के मॉक टेस्ट जो है 20 मार्च को स्टार्ट होगा। अब करना है कि आप लोगों के इस मॉक टेस्ट में आपको ये मॉक टेस्ट देना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पिछला रिवाइज करोगे। 20 तक आपको रिवाइज अप टू डेट होना चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है, जितना इकोनॉमी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, हर एक चीज़ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए मॉक देना है। अगर 100 मार्क्स का मॉक है, आपको 20 मार्क्स आ रहे हैं, डरना नहीं है कि 20 मार्क्स आ गए। 10 मार्क्स किसी को आएंगे, नहीं डरना है। 5 मार्क्स किसी को आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, करना है क्या, उसके बाद जो ही आप एक टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखोगे कहाँ कहाँ पर क्या है। उस मॉक को करना क्या है, मॉक को आपको, जो मॉक होगा आपके पास, उस मॉक को आपको देखना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपके ठीक हैं वो देखना है कि आपने जो क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली किए क्या वो ठीक है, या आपने जो जो गैस नहीं करना है, गैस कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल आप दे दो अपने नॉलेज के बेस पे, कितनी नॉलेज आपके पास। अगर क्वेश्चंस ठीक, जो क्वेश्चंस ठीक है उनको छोड़ना है अभी फिलहाल। जो गलत हो रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है लेकिन गलत हो रहे, क्यों गलत हो रहे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। कम से कम आपको 4 to 5 आवर्स होने चाहिए आपको उस पेपर के लिए। 4 से 5 आवर्स, सिर्फ आपको उन 5 आवर्स में कुछ नहीं करना है, उस पेपर के लिए ही आपको 5 आवर्स चाहिए उसको एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस कैसे करते हैं, आपके पास पेपर होगा, पेपर पे क्वेश्चन देखा आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सपोज 5 नहीं आ रहा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ा, ऑप्शंस देखे नीचे, और जल्दी आपको क्या करना है, आप सीधे गूगल पे जाओगे, सीधे गूगल करना है। गूगल किसको करना है, उस टॉपिक को गूगल करना है। गूगल करने के बाद जो आपको पढ़ना है उस पर, उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो उसने स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो गूगल में आप जब सर्च करते हो, आप पढ़ रहे हो टॉपिक को, तो वो लाइन अपने आप निकल जाएगी जो उसने पूछा होगा उसके रिलेटेड। इसका मतलब जो ही आपने वो कंप्लीट किया, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन पे उसको पढ़ने से ज़्यादा नहीं देना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, आपको पढ़ना है सिर्फ वो टॉपिक। जो ही आप गूगल से वो टॉपिक पढ़ोगे, आप लैपटॉप पे नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फ़ोन पे। फ़ोन पे क्यों पढ़ना है, क्योंकि फ़ोन पे आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लोगे उसका। स्क्रीनशॉट ले लिया उस टॉपिक का, इसका मतलब आपने एक टॉपिक खुद रिवाइज किया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, करना है क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हो गया वो टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 को सर्च किया, गूगल पे गए, वहां पर टॉपिक को पढ़ा। टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको गो थ्रू किया, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जैसे न्यूज़पेपर ऊपर ऊपर से पढ़, उस टॉपिक को पढ़ना है। ऊपर ऊपर से एक गो थ्रू करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, उस टॉपिक का रखा है ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से जो जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको गूगल करके उन क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। जब आप पढ़ोगे उनको, फिर क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप शॉर्ट में लिखोगे। तो आपके पास A4 साइज़ का पेज होना चाहिए, A4 साइज़ का। फिर A4 साइज़ पेज पे लिखना क्या है, मॉक फर्स्ट, ठीक है। मॉक फर्स्ट, डेट लिखना है 20 मार्च को, 20 मार्च का डेट। और उस पर फिर उसी टॉपिक पे, जैसे मैं बोलूँगा मैंग्रोव्स होगा वहाँ पर, तो आप क्या करोगे, मैंग्रोव्स लिखोगे टॉपिक का नाम। क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, वो वाला क्वेश्चन जो उसने दिया होगा, क्वेश्चन उतारना नहीं है आपको सिर्फ इतना टॉपिक का ही नाम लिखना। मैंग्रोव पे टॉपिक था तो आपको ऊपर मैंग्रोव लिखना और नीचे पॉइंट्स लिखना है। मैंग्रोव्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका टेम्परेचर कितना, इतना, इसका क्या है, जो आपने वो स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसका आपका वो तैयार होगा। इसी तरीके से जब आप सपोज 40 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, 60 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं,
और उन 60 क्वेश्चंस को आप 5 से 6 आवर्स में पढ़ रहे हो, इसका मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली टॉपिक्स को कवर कर, आपका सिलेबस वहाँ से कवर हो जाता है। हो गया ये वाला। लेकिन अब आप जो A4 साइज पेज होंगे, क्योंकि उसमें से साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, उसके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे। अब लेकिन A4 साइज का शीट आपको अलग अलग होना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं डालना है आपको, क्योंकि जब नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा, आपको नेक्स्ट टेस्ट में से आपको फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, वो हिस्ट्री के ही A4 साइज के पेज के साथ होना चाहिए। जैसे ये हिस्ट्री का पेज है पूरा, ठीक है, यहां तक आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, सपोज 4-5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ गया, आपने लिखा यहां पर, फिर बचा ये पेज, इस पेज को जाया नहीं करना है। जो नेक्स्ट मॉक होगा फिर हिस्ट्री के फिर से यहां पर आ जाएंगे। आप जब 10 से 10 मॉक कम से कम दे दोगे, हर एक मॉक में आपको 3-4 मार्क्स की इंप्रूवमेंट दिखानी ही दिखानी। सपोज अगर किसी मॉक में आपको 20 आ गए, दूसरे में 100% 20 से ऊपर ही आना चाहिए, कुछ भी करके 20 से ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके 50 मार्क्स बन जाएंगे मॉक में। जो ही आप मॉक में 50 ला रहे हो ना, मतलब ये समझो कि आपकी तैयारी अब ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच गई है। 50 पर जब आ गए, उसके बाद करना है क्या आपको, आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, ट्रिक्स सीखने को मिल रहा है। आगे जो आपको जो बाकी मॉक्स होंगे, सब अगर टोटल मॉक्स हैं 10 मॉक्स तक आपको ये प्रोसेस करना ही करना है जो मैं आपको बताया, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों को रिवाइज भी करना है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल, क्योंकि जब आपका 11वां मॉक होगा ना, तब तक हम भी यहाँ से सिलेबस जो है मतलब कंप्लीट करेंगे, तब तक हम भी क्लोज होंगे सिलेबस को, तो वहां से वो कंप्लीट हो जाए। फिर जब मतलब 12 या 13 मॉक लगाओगे आप, उसमें से आपको 50 से अबो आने ही चाहिए। आपको कोशिश करने की मॉक में आपको ओली बोर्ड के मॉक में से 70 लाना है। जो ही आप ओली बोर्ड मॉक से 70 लाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100 जो होंगे एक्चुअल एग्जाम में होता है। क्योंकि मॉक और एग्जाम का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जब आप मॉक देते हो, मॉक और एग्जाम आसान होता है और मॉक टफ बनाया जाता है। इस हिसाब से टफ बनाया जाता है सो दैट बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होते हैं, वो उसी लेवल से तैयारी करेंगे फिर आगे। क्योंकि वरिष्ठ के लिए तैयार होना, जब आपको पहले ही डिफिकल्ट मिल रहा है तो आगे के लिए आपको वो आसान बन जाएगा। लेकिन अगर आप मॉक दे रहे हो, सपोज दिए आपने 10 मॉक, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, आप सोल्यूशन को नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये समझो कि आप वो मॉक कोई फायदा नहीं है, उससे आपको फायदा ही नहीं मिलेगा कुछ। वो आप 1000 मॉक दो तब भी क्वालिफाई नहीं होगा, 2000 200 मॉक तो आप सिर्फ देते ही रहोगे मॉक। ठीक है, जब आप क्या करोगे, आपने एक पहला मॉक कंप्लीट किया, उसका आपने नोट्स पे भी लिख लिया। अब उन नोट्स को जल्दी पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना उन नोट्स को ही। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ आपको याद क्यों नहीं करना, अभी अभी आप गो थ्रू ही करो नोट्स को, अगले दिन क्या करो, नोट्स को फिर से देखो, गो थ्रू ही करना। जो है आप 2-3 बार गो थ्रू करोगे, वो अपने आप याद होता है। आपको वो याद नहीं करना है सीधे जैसे बैठते हैं याद करने के लिए, नहीं, मॉक्स को क्या करो, तो उन सोल्यूशंस को बार बार देखना होता है, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, 5-5 मिनट एक पेज लेना, 5 मिनट देना एक पेज को, छोड़ना है पेज को, फिर पढ़ना है जो आप अपना शेड्यूल होगा। अब रही बात जो मॉक का सोल्यूशन जो होगा, जो मॉक का सोल्यूशन है, जो ही आप मॉक का, क्योंकि मॉक में उसने सोल्यूशन तो दिया होगा, जो मॉक का सोल्यूशन होगा ना, उसके बाद आप वो सोल्यूशन पढ़ोगे जब आपने गूगल पे खुद सर्च किया होगा। अब जो ही आप वो सोल्यूशन पढ़ोगे ना, आपको वो याद हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप सोल्यूशन पढ़ोगे, डायरेक्टली सोल्यूशन पढ़ोगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सोल्यूशन में उतना ही दिया होगा क्वेश्चन के हिसाब से ही। लेकिन जब आप गूगल में सर्च करो, गूगल में क्या दो, गूगल में एक डिटेल दी होती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया था, बाकी चीज़ें भी दी होती, तो वो जितना आप उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे ना, थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे, तो उतना क्या हो जाता है, टॉपिक याद रहता है। जितना आप कम पढ़ोगे ना, उतना आपको याद नहीं रहेगा। और ये सच बात है, जितना आप देखो, आगे जो मैं कंप्लीट करूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक्स्ट्रा रीडिंग्स कहाँ से करने, एक्स्ट्रा रीडिंग्स का फ़ायदा क्यों होता है। देखो, एक्स्ट्रा रीडिंग्स का फ़ायदा ये होता है, उससे जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए याद रहती है, वो आपको उसमें एक अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री में तो सभी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में भी आ जाएगा हर एक क्वेश्चन, या इकोनॉमी में पढ़ा है मैंने, या इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने पढ़ा है, या ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम के लिए। लेकिन लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए क्या करना है, मैं आपको बोलूँगा एक्स्ट्रा रीडिंग्स क्या करो, वो आप पे ऊपर डिपेंड है। फिर अगर आप करना चाहते हो, वो आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, बस आपको क्या चैप्टर ले लिया सपोज मॉडरेट्स का, तो आपको पढ़ना ही है सिर्फ कहानी की जैसे आप पढ़ो, तो आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी जो मैंने आपको पढ़ाया होगा। इस तरीके से ये चीज़ करनी है। ये हो गया कंप्लीट, आपको टेस्ट सीरीज को किस तरीके से करना है। रही बात आज का डेट जो है, आज जो डेट है ये 7 मार्च है, 7 मार्च आज। ठीक है, कल से आप क्या करोगे, आप टाइम टेबल बना लोगे। टाइम टेबल ये बना लोगे,
इस हिसाब से कि आपको टॉपिक हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए जो भी अभी तक आपने पढ़ा, जो भी आपने पिछले फाइनेंस अकाउंट्स में, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में पढ़ा है, या अभी जो आप पढ़ रहे हो, उसको क्या करो, उन नोट्स को कंपाइल करो, उनको लेकर आओ, उन नोटबुक्स पे जो जहाँ पर भी आपने लिखा उन लेकर आओ। वीडियो नहीं देखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ अब इन 15 दिनों में अकाउंटेंसी का वीडियो देखो, फिर 20 तक वीडियो देखो, फिर एग्जाम देखो, नहीं। पहले उन चीज़ों को रिवाइज करो। रिवाइज जब करोगे, आप पहले मॉक में थोड़ा सा अंदाजा लगेगा आपको कि नहीं, आपको कितना आ रहा है, अकाउंटेंसी कितना आ रहा है। क्योंकि मैंने मेजर जो मैसेज मुझे आए थे, बहुत सारे मैसेज, वो सबसे ज़्यादा अकाउंटेंसी पे थी। बच्चे बोले सर हम क्या करें, हम क्या करें। देखो होता क्या, एक्चुअली होता ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आप कितने भी वीडियोस देखो, आप एक टॉपिक 10-10 बार भी देखो ना, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। हर एक का प्रोसीजर होता है कि आपको वो टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा डीप। जब तक आप उस टॉपिक को डेप्थ तक नहीं जाओगे, तब तक आप एग्ज़ाम देते रहो, आप 70 पे अटके रहोगे, आप देते रहो 70 पे अटके रहोगे। अगले साल क्या करोगे, 5 मार्क ज़्यादा से ज़्यादा लाओगे, फिर उससे अगले साल फिर से 80 तक लेकर जाओगे 2 सालों में। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं 60 टू 75। मैक्सिमम बच्चों के मैसेज आए हैं सर, एक आधे बोल रहे हैं 70, आधे बोल रहे हैं 71, आधे बोल रहे हैं 75। इसका मतलब मेजॉरिटी जो हैं बच्चे, जो हैं एवरेज में जो हैं बच्चे, वो 62 से ये समझो कि 75 तक है। आपको शिफ्ट करना है, शिफ्ट आपको ये करना है, आपको 62 से सीधे 90 प्लस में जाना है। ये आपको ज़हन में रखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना कि आपको एक शिफ्ट में 30 कम से कम 45 मार्क्स लेकर जाने हैं, या 35 मार्क्स लेकर जाना है, तो ये 35 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर अलर्ट नहीं होगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद। आप फिर रिग्रेट करोगे, लेकिन टाइम होगा नहीं उसके बाद, फ़ायदा क्या है? इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग भी करना है, आपको पढ़ना भी। एक लड़का जो है, पता नहीं उसका नाम क्या है, वो मैं जो पढ़ाता हूँ उसी टाइम, मतलब 1 घंटे के बाद वो प्रैक्टिस कर रहा होता है उन्हीं क्वेश्चंस को, और मुझे भेजता है। मैं देखता हूँ उनको, क्योंकि मुझे जब टाइम मिलता है मैं देखता हूँ उनको। तो वो साथ-साथ करता है और एक्स्ट्रा काम भी करता है वो, और वही तो चाहिए इसके लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट जब तक आप नहीं लगाओगे, तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालीफाई नहीं करोगे, लेकिन ये है कि ऑलरेडी बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो ऑलरेडी बहुत कुछ उनको पता है। अब ये नहीं है कि वही क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वालीफाई जो लास्ट पे जब होता है इंसान, तो वो ऊपर वाले के हाथ में होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती है एग्जाम तक, बीमार हो गए और भी कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन आपको करना, आपको अपनी लेवल जो है आपको ऊपर करनी है। अगर आप अभी 60 पे अटके हो, आपको अपनी लेवल 95 तक लेकर जाना ही जाना है। 90 से 100 तक लेकर जाओ, आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अगर 90 से कम आ रहा है ना भाई, ये बात समझो कि सिलेक्शन होना मुश्किल है। और उसके बाद पोस्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये किसी को पता नहीं है। अगर आएंगे भी, तो उसके लिए भी बच्चे ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, आप ही लोग इसमें एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें केएस वाले भी होंगे, उसमें पीएचडी वाले भी होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए। फिर जॉइन करना अलग बात है, लेकिन अपेयर हो जाएंगे और एक सीट निकालेंगे और आपको धक्का दे देंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको ज़रूरी समझना है कि किस तरीके से क्या करना है। ये डूएबल है, आप इजीली कर सकते हो इस चीज़ को। अभी आपके पास ये 7 मार्च है, 7 मार्च से 7 अप्रैल, 7 अप्रैल से जाओ मई, मई से जाओ जून, 3 और 15 दिन और जोड़ो, 3.5 महीने आपके पास। 3.5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं एक एग्ज़ाम को, एसएसबी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जिसने अभी तक बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है ना, वो भी टॉप कर सकता है इस एग्ज़ाम में। मैं पास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अब से स्टार्ट करेगा, कल से स्टार्ट करेंगे, अभी से स्टार्ट करेगा, ये समझो कि वो टॉप कर सकता है, पहले टॉप 10 में आ जाएगा एग्ज़ाम में। मैटर करता है किस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज करते हो, आप फ़ायदा कितना उठाते हो टाइम का, आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हो, ठीक, और किस तरीके से आप स्टडी करते हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी आपको पढ़नी है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपको, अब जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। ये मैं बोल रहा हूँ, जितना आप बोलोगे सर अकाउंटेंसी नहीं आते, अकाउंटेंसी क्या करें, वो भी देख रहे हैं, वो वीडियो भी देख रहे हैं, वहाँ से भी समझ नहीं रहा, वहाँ से भी समझ, ये दिमाग से निकालना है आपको। सिर्फ दिमाग में ये बात रखनी है कि हमें ये जॉब लेनी ही लेनी है,
कुछ भी करके हमें खुद को पुश करना है और हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। सपोज एनसीईआरटी से आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 हो गए सपोज क्लास 11 से, 5 हो गए क्लास 12 से। ये मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी में इसलिए बात करूँ 30 मार्क्स अकाउंटेंसी के। ठीक है, करना है क्या है आपको, आप लोगों को एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो पढ़ना है। अब करना है क्या, आपको 2 आवर्स कंटिन्यूसली वो एनसीईआरटी पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, आराम से बुक को सामने रखना है और लाइन टू लाइन पढ़ना और अंडरलाइन करना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा। 2 आवर में जितना कवर हो जाएगा वो एनसीईआरटी, वो चैप्टर जो उठाया आपने, ठीक है, जितना हो जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद 1 आवर और दे दो। जितना हो जाएगा, दिन में 3 आवर दे दो अकाउंटेंसी को, 3 आवर दे दो सिर्फ एनसीईआरटी को। ठीक है, जब एनसीईआरटी को आप टाइम दोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और अगर आपको 2 महीने में भी अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाते ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आप एग्जाम से पहले पहले 1 महीना, इसको आपके पास अभी भी 1 महीना रिवाइज करने के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपको जल्दी एंडिंग मार्च तक सिलेबस कवर करो या 15 अप्रैल तक सिलेबस कवर करो, बस फिर काम हो जाएगा आपका। ये ज़रूरी नहीं होता है। मसला ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हो, क्या वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? क्या फिर दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, जैसे पिछली बार आपने अकाउंटेंसी को तैयार किया होगा, देखा होगा वीडियो, बहुत सारी वीडियोस देखो, और अभी आप फिर से डिमांड कर हमें अकाउंटेंसी पढ़नी है, इसका मतलब पिछला टाइम जो आपने वेस्ट किया होगा, फिर टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। देखो, आप तो सोच रहे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे हो, हाँ, आप तैयारी करो, आपको लग रहा होगा हम क्वालिफाई करेंगे। मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाई एग्ज़ाम ऐसे नहीं होता है। जब तक आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होंगे, एक्स्ट्रा मतलब ये होना, रात को लेट सोना, सुबह को सवेरे उठना, इसको एक्स्ट्रा चीज़ें बोलते हैं। अगर कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, जो 9 बजे वाला है वो बाहर रेस से है। क्योंकि 6 आवर वाला अगर 6 बजे स्टार्ट करता है पढ़ाई, 9 बजे तक इसने 3 आवर्स आगे है आपको, ये पहले ही आपसे आगे है। ठीक है, कोई अगर शाम को 8 ही बजे सोता है या 9 बजे सोता है, ठीक है, ये मैटर करता है। अगर वो 9 बजे सोता है लेकिन सुबह सवेरे उठता है तो बराबर ठीक है, फिर वो कंपनसेट करता है। लेकिन अगर कोई सुबह 9 बजे उठता है, शाम को 12 बजे तक बैठता है लेकिन फ़ोन चला रहा होता है, सपोज 1-2 घंटे पढ़ लिया, फिर फ़ोन हाथ में रखा, या शाम को 9 बजे बैठा, 11-12 बजे तक चैट करने लगा, या 12 बजे तक चैट हो गया, फिर सुबह 9 बजे नींद से उठता है, वो एग्ज़ाम की तैयारी करो ही मत, क्या फ़ायदा है? फिर लास्ट में फील ये हो जाएगा कि हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं किया। एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई नहीं होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। एसएसबी अब थोड़ा यू टर्न ले रहा है, यू टर्न इन द सेंस कि ये एसएससी का इसने पैटर्न अब थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि एसएससी में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर्स पूछे जाते हैं उस लेवल का ये जाता है, तो दैट में ये लेवल थोड़ा सा बढ़ा आ रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि क्लास 4th का पेपर उसका लेवल ठीक ठाक था, अब उन बेचारों के लिए तो टफ ही था क्योंकि वो 12th पास के बच्चे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पता नहीं, अब ऐसे यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वो लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसको पता है कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफाई करेगा इस एग्ज़ाम को। मैटर ही नहीं करता है घर पे क्या चल रहा है, मैटर नहीं करता है कौन कहाँ पर जॉब करता है, ये मैटर नहीं करता है कि घर पे चल क्या रहा है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर पे क्या इशू चल रहा है, किसको यूनिवर्सिटी जाना है, किसको घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका माइंड सेट। अगर आपका माइंड जो है, आपने माइंड बना लिया है, ठीक है, कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपका पैशन है कि आपको जेकेएसएसबी का ये जॉब चाहिए ही चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है फिजिकल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट मतलब ये होता है सिर्फ आपको काम करना है, चीज़ों को पढ़ना है, नोट्स बनाना है और लिखना है। मैं बार बार नोट्स पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, बार बार हर लेक्चर में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शायद नोट्स बना रहे होंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि यही एक ट्रिक है। ये मैं ट्रिक नहीं बोल सकता हूँ, इसमें आपको अभी फील हो जाएगा कि हमें टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में, नहीं। यही आपको हेल्प करेगा लास्ट पे, आपके एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा, आपको जब एक ही जो 30 अकाउंटेंसी का आप लिख रहे हो, आपके जब 30 मार्क्स एक ही जगह पर है जो आपने खुद अपने हाथों से लिखा है, 3-4 बार देखना है एग्ज़ाम से पहले, बात ख़त्म। आप एक एक पॉइंट जहाँ पर मार्क करोगे। अब नोट्स को ये नहीं कि आपने देखा कहीं किसी बुक पे कुछ लिखा और उसको छाप दिया जैसे बुक ने छापा, नहीं। आपने जो पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, जितना भी आपको याद खुद आ रहा है वो डालो, जो भी याद आ रहा है।
कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, किसी ऑर्डर में नहीं डालना है। आपको जो याद रहा वो खुद अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप उर्दू में लिखो, आप किसी में भी लिखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कहानी आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए, थोड़ा-सा बैकग्राउंड, और कुछ फैक्ट जो होते हैं, फैक्ट्स को बॉक्स में रखा करो, जो फैक्चुअल होते हैं, कुछ डेट होता है, उसको बॉक्स में रखो, क्योंकि फैक्चुअल पे नज़र आना चाहिए। क्योंकि वो नोट्स जब आप उस तरीके से बनाओगे, आपको ये पता है कि मुझे अभी फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप बॉक्स पे ही फोकस करोगे। कुछ चीज़ आ रही है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, उसको कुछ अलग तरीके से आपने लिखा, आपको पता है ये चीज़ है कॉन्सेप्चुअली मुझे समझना है। तो नोट्स बना लो, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको चीज़ हेल्प करेगा, यही आपको एक पुश दे देगा लास्ट पे, मार्क्स गेन करने में ये एक हेल्प करता है। आप उस टाइम अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी नहीं खोलोगे, ठीक है? दूसरी बात ये मैं बोल रहा हूँ, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का कोई भी ये मतलब जो आपका जीएस का पोर्शन है, उस पे आप कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कहीं पर भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी 3.5 महीने में आपको अच्छे से सिलेबस कवर करके दूँगा। मेरा यही रहता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ स्लोली, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए, और वो आपको याद होता भी है, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़, मैंने परसों वाला सेशन देखा, जब आप एमसीक्यूज़ करते हैं, आप सभी एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट सब लोगों ने क्या लगा लिया, सब लोगों ने ठीक किया हुआ है। तो यही मैं ज्योग्राफी में भी करूँगा, यही हिस्ट्री में भी करूँगा, ये हर एक इसमें करूँगा मैं कंपोनेंट में, जो-जो मैं पढ़ाऊँगा। फोकस किस पे रखना है आप लोगों को? फोकस रखना है आपको, मेन फोकस जो रहना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पे रहना चाहिए, उसके नोट्स अप टू डेट रखो। जो सर ने पढ़ाया वो तो आप डिटेल में लिख रहे हो, जो सर ने पढ़ाया वो तो बताएगा डिटेल में। उसको क्रिस्पी नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। आप इंग्लिश पे वर्कआउट करो, बहुत ज़्यादा काम करो इंग्लिश पे। आप साइंस पे काम करो, बचा को, और आप अकाउंटेंसी पे काम करो। इनको यहाँ पर ये करो ना, मतलब ये सोचो कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। जब ये कवर हो जाएगा ना, बाकी बचा इकोनॉमिक्स के 10, बाकी बचा उसके 30, हो गए 40, और भी देखो मैं और क्या-क्या एक्स्ट्रा होगा, और ये 40-50 मार्क्स मैं आपको करके दे दूँगा, और इन 40-50 मार्क्स में से, मतलब अगर 50 मैं करवाऊँगा, उन 50 में से आपको 45 आने चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पता होता है किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए ज़रूरी, मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तब आप कर सकें। ये नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, वैसे काम नहीं होगा। करना है कि आपको सिर्फ़ मेरे नोट्स जो है उसको अच्छे से समझना है, आराम से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। साथ-साथ ही क्वेश्चन लगाना है, साथ ही सिमिलर, जैसे मैंने पढ़ा है मैंग्रोव्स, आपको उसी टाइम क्या करना है, मैंग्रोव्स मेरा रफ पढ़ना था, और रफ पढ़ने के बाद क्या करना था, रफ पढ़ने के बाद क्या करना था, उसी टाइम नेट पे जाना, गूगल पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन मैंग्रोव्स, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है, हो गया। अब जो मैंने नहीं बताया सपोज़ मैंग्रोव्स में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक पॉइंट वहाँ से कवर करूँगा। वो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, फिर कहाँ क्या-क्या होगा उसमें, जितना पॉसिबल होता है हम उतना बता देते हैं। ये कहीं पर भी पॉसिबल होता है इस तरीके से। फिर आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसपे उसी टाइम स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स पे ऐड करते जाओ। या मॉक टेस्ट में जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपको ये करना है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है अपने नोट्स के साथ-साथ। क्योंकि उस टाइम आप फिर से मॉक को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस टाइम, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम आप मॉक तो नहीं खोलोगे, वही मॉक आपने किस पे उतारा होता है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर, उस बार-बार रिवाइज़ करके आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और एक बात ये है कि बहुत बच्चों की ये भी आए, सर हम डिप्रेशन में, देखो डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप डिप्रेशन में ये सोच रहे हो क्या करें, क्या करें? अब आप 1 और महीना लगाओगे, सर हम क्या करें, किस तरीके से करें? जब तक ये महीना भी निकल जाएगा, फिर कुछ कुछ बनने वाला नहीं है। तो करना है क्या आप लोगों को? आपको आप पहले ये करो, पहले माइंड बना लो, हमें ये जॉब चाहिए ही चाहिए। क्या आप सच में चाहिए ये जॉब? अगर ये जॉब चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। क्योंकि कुछ अच्छा पाने के लिए क्या होता है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप यहाँ से घर का काम भी कर रहे हो, यहाँ से बोल रहे हम कॉलेज भी जा रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हम पढ़ेंगे भी। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं होता। अगर वो एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, हाँ, वहाँ पर लिखना होता है। कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा ये होता है। एक-एक मार्क्स पे आपको खुद पता है, अब उनको पता होगा कि जिनको 1 मार्क से ड्रॉप हुए हैं, जिनको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, और फिर भी डर होगा कि आगे क्या होगा, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है? ये उनको पता होता है। या एक जैसे 1 मिनट, जैसे टाइम की बात करेंगे, 1 मिनट 1 सेकंड का वैल्यू उसी को पता होता है जो 1 सेकंड से, जब रनिंग होती है ना, ओलंपिक रनिंग होती है, जब वो 1 सेकंड से क्या होता है, पीछे रहता है। उसको पता होता है 1 सेकंड का वैल्यू क्या है। अब 1 मार्क्स जो 1 मार्क से ड्रॉप हुआ होता है, या 0.25 मार्क्स से ड्रॉप, उसको वैल्यू पता है कि इस मार्क्स की वजह से उसको कितना कितना पीछे वो रह गए, कितना कितना उसको फिर से पढ़ना है, कितने कॉम्पिटिटर्स फिर से आ गए उसको। ये बात आप लोगों को ज़हन में रखना है। घर में काम है, मैं फिर से बोलूँगा यही कि घर का काम छोड़ दो। जब आपकी जॉब आ जाएगी ना, फिर काम करते जाओ।
ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स ये थी कि उनको आधों ने लिखा था कि सर मैरिज प्रॉब्लम है, मतलब ये कि घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि अब मतलब मैरिज के बारे में। हाँ, सही बात है, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन करना है क्या आपको, अभी जो आपके पास ये 2 या 3 महीने हैं, कुछ भी ध्यान में मत रखो घर वाले क्या बोल रहे हैं अभी। अभी आप पूरा फ़ोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के ऊपर लगा दो। ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इससे आगे बहुत मुश्किल है निकलना। और ये फास्ट ट्रैक के बेसिस पे है। आगे कुछ पता ही नहीं है क्या, अगर उन्होंने इलेक्शन किया, करेंगे भी शायद, कर सकते हैं, स्टेटहुड वापस दे, फिर और इश्यूज़ हो रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अभी है, अभी इसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है? मेहनत ज़ाया नहीं होती, ये नहीं कि आप तैयारी करोगे, पहले ही सोच रहे सर मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं, तैयारी ऐसे नहीं करनी होती। जिसके दिमाग में भी आता है ना मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो उसके माइंड में ही डाउट है। जब माइंड में ही, मन में ही ये डर है, शक है कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो फिर वो क्या क्वालीफ़ाई करेगा? पहले मन को पूरा मना लो, माइंड को पूरा प्रिपेयर करो, हाँ, मेरा हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं इस तरीके से चलूँगा या इस तरीके से चलूँगी, फ़ोन को बंद रखना है। देखो, क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है आपका, क्रूशियल टाइम जो होता है, वो आप खर्च करते हो मोबाइल फ़ोन पे। मैक्सिमम टाइम, और फिर बचा ही क्या, आपके पास एनर्जी नहीं रहती है। जब आपके पास एनर्जी नहीं रहता, आप क्या बुक्स को क्या करोगे? कुछ भी नहीं, ठीक है? ये भी किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, ख़ासकर पढ़ाई का बिल्कुल शॉर्टकट नहीं होता है। अच्छा बनने के लिए, बेटर बनने के लिए आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे एक सब्जेक्ट को अच्छे से, आप इंसाफ़ नहीं करोगे एक सब्जेक्ट को अच्छे से, तो वो आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं देगा। डेफ़िनिटली जितनी आप एक चीज़ पे मेहनत करोगे अच्छे से, वो आपको वही उतना ही वापस देगा। ये बराबर, ये लॉ ऑफ़ नेचर है। आप एक अकाउंटेंसी के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे अच्छे से, रोज़ 3-3 आवर, रोज़ 3-3 आवर, रोज़ 3-3 आवर, 1 महीने के बाद वो आपको अपना फल दे देगा। वो बोलेगा ठीक है, ये लो, कर लो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगाने हैं, आपने मुझे टाइम दे दिया, ठीक है ले लो, कर लो एब्ज़ॉर्ब जो करना है, पढ़ लो जितना पढ़ना है। शॉर्टकट किसी कुछ भी नहीं है। आप, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब पे आप जाते हो, फिर एक लेक्चर देखा, एक टॉपिक है, किसी चैनल वाले ने डाल दिया। ये बच्चों को डाइवर्ट करते हैं, ये मैंने खुद भी देखा बच्चों को किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं। बच्चों को इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं, किसी टॉपिक पे ऊपर एक लेक्चर लगा दिया ना, दूसरे लेक्चर या तीसरे लेक्चर में गायब होता है। अब बच्चा क्या करेगा फिर? आगे जो सीरीज़ है वो कहाँ है? ठीक है, इन चीज़ों से भी बच जाओ, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस, ऐसा इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना ज़रूरी है। बचना इस तरीके से, आपको एक ट्रैक रखना है, या तो अगर एक लेक्चर सीरीज़ को आप फ़ॉलो करो, डेफ़िनिटली किसी भी चैनल से करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ़ ट्रिपल एस पे आ जाओ तो देख लो। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ को फ़ॉलो करें, उसको देखो कि लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है, या 2 लेक्चर के बाद गायब हो गया, या 1 लेक्चर के बाद गायब हो गया। अब जो आपने वो 1 लेक्चर देखा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपने पूरा वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको कनेक्ट ही नहीं कन ये लिंक ही नहीं होगा चीज़ों को, लिंक ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। अगर मैं कोई टॉपिक हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा है मैंने, अभी सपोज़ अब मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊँगा। एक हो गया, मैं आ जाऊँगा 5-6 दिन के बाद। दूसरा हो गया, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो वो उसको बोलते हैं धोखा करना। धोखा इन द सेंस ये कि पहले बच्चों को लेकर आ रहे हैं, फिर बच्चों को बोल रहे हैं नहीं, अब गायब हो गया बंदा। ये इस नेट में भी मत फँस जाओ, ठीक है? इसमें आपको बिल्कुल नहीं फँसना। अगर आपको कहीं पर ऑलरेडी दिख रहा है कि हाँ, लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी प्रेज़ेंट है वहाँ पर, ठीक है? या कोई पढ़ा रहा है, उसने आपको बोला कि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, सिलेबस कवर करो, तो उसको फ़ॉलो करते जाओ, लेकिन एक ही को, ठीक है? या कहीं पर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट, स्टार्टिंग से एंड तक आपको पता है कि हाँ, ये कंप्लीट है, उसको पहले डाउनलोड करके रखो। क्या पता कल वो भी गायब हो जाएगी, उन्होंने रिमूव किया होगा उससे। उसको डाउनलोड करके लैपटॉप में डाल दो। जब आपके पास सीरीज़ ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो आप देख देख सकते हो, किसी भी टाइम आप फिर देख सकते हो इसको। इन चीज़ों से भी बचना है। ठीक है, ये भी आपको फिर से याद रखना है कि एक ही टॉपिक 10 सुर से मत पढ़ो, ये काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। एक टॉपिक अगर एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी कंपल्सरी होती है, हर एक एग्जाम में कंपल्सरी होती है एनसीईआरटी। अगर एक टॉपिक सपोज मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, बस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मार्केट वाली बुक्स को आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कल आपको ल्यूसेंट वाली बुक का नाम बोला था, वो ल्यूसेंट वाली बुक कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ये नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ, मतलब ज़बरदस्त कोई बुक नहीं होती, एमसीक्यू वाली बुक कोई ज़बरदस्त नहीं होती। मैंने इसलिए बोला आपको वो लाने के लिए, उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीडीएस के, मतलब एसएससी के बहुत उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, थ्योरी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। थ्योरी के लिए अगर ल्यूसेंट आपके पास होगी, आप देख लेना, आप फैक्ट्स पढ़ोगे उसके, वहाँ पर फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स पे क्या करोगे, कितने फैक्ट्स याद रखोगे? अब उसमें 1000 फैक्ट्स होंगे, कंप्लीट करके 1000 फैक्ट्स किसको याद रहता है? फैक्ट याद रहता है
जब आपको कहानी पता होगी। डायरेक्ट फैक्ट आपको याद नहीं रहेगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसका फ्रेंड था, उसने बोला था कि उसने कुछ मनोहर पांडे की बुक बहुत मतलब अच्छे तरीके से पढ़ी थी, मतलब पी लिया था उसने, पी लिया था 2-3 साल पहले उसने मुझे ये बात बोली है, तो बोला कि उसने मनोहर पांडे को एक एक पेज कंप्लीट करके जब एग्जाम देखा, वो एग्जाम से 2 या 3 मार्क्स रह गया, मतलब ड्रॉप हो गया 3 मार्क्स। अभी तक वो वहीं पर है, अभी तक वो वहीं पर है, वहीं पर इन द सेंस ये है कि मतलब उसकी सिलेक्शन यही 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स रुक रही है, लेकिन 3 साल चले गए। ये मत फंसो, मैंने पहले दिन भी बोला था आपको मार्केट वाली बुक्स पे फोकस नहीं करना है। फोकस अगर करना है, अगर आप टाइम स्पेंड करना ही है, वो एनसीईआरटीज पे करो, ठीक है। टॉपिक वाइज सिलेबस पे जाओ, सिलेबस पे टॉपिक देखो, एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी पे वो टॉपिक जाओ, बुक सामने रखो एनसीईआरटी के, नेट पे भी मिल रही है ना, नेट पे जाओ, नेट पे डाउनलोड करके रखो एनसीईआरटी, फोन में भी आते हैं एनसीईआरटी की एप्लीकेशन, ठीक है। उसको डाउनलोड कर उस चैप्टर को थारोली पढ़ो, थारोली पढ़ने के बाद पीछे एक्सरसाइज दी होती है, उस एक्सरसाइज को करो, मतलब एमसीक्यूज दिए होते हैं या समरी दी होती है, उसको भी पढ़ो। फिर अगले दिन उसको फिर से पढ़ो, जब 2-3 बार आप पढ़ते जाओगे आपको तब चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक टाइम पे चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ पढ़ता था या पढ़ता हूँ एक ही टाइम में, मुझे थोड़ी समझ आते हैं। मैं पहले देखता हूँ अच्छा ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, फिर सोचता हूँ अच्छा अगर ऐसे होगा ऐसे होगा, कहीं पर गूगल भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता, तब एक इन्फॉर्मेशन रहती है अच्छा ये इस तरीके से बनता है, फिर हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है ना। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, आर्ट एंड कल्चर पे, जो भी जो ये जीएस वाला 30 मार्क्स जो है, कहीं पर आप सिर्फ ट्रिपल एस के लेक्चर्स देखो और अपना जो है आप रिवाइज करते हो, साथ साथ एमसीक्यू लगा लो, साथ साथ एमसीक्यू। कहीं पर एमसीक्यूज में पीछे आंसर गलत होता है, मतलब जो की दी होती है ना वो गलत होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो की जो है हर एक क्वेश्चन की गलत होती है, क्योंकि कहीं पर क्या होता है मिसप्रिंट होता है, या कहीं पर उनने टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, वो जरूरी नहीं है। जहाँ पर आपको लग रहा है ये डाउट है कि यहाँ पर इसका आंसर ये होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एज कम्पेयर टू जो उसने लिखा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होता है। जल्दी गूगल करो, गूगल पे देखो अच्छे तरीके से, अच्छा क्या है, 1-2 बार देखो 2-3 साइट्स पे, तो अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर डाल दो, तो बस बात खत्म। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप बैठोगे पूरा रिसर्च करने के लिए, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये गलत है, नहीं, इतना टाइम थोड़ी होता है, आपको 1-1 मिनट का यूज़ करना है, ठीक है ना। ये बात आपको जहन में रखनी है। अगर ये नहीं करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ जितनी मुझे एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस से हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर एक जो है हर एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। वो कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, बस इतना आपको याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट है वो मतलब सैटेलाइट से, ओशन से लेकर, एटमॉस्फेयर से लेकर हर एक चीज़ पढ़ी है। लेकिन करना है क्या, तो इसको चीज़ों को टाइम लगेगा ही, टाइम लगता है सीखने में। ऐसा नहीं है कि ये होता है हलवा होता है कि आपने खा लिया तो बस बात खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सीखना है, चीज़ों को टाइम लगता है सीखने में, और जो जब जितना आप टाइम दे दोगे चीज़ों को सीखने में, उतना आपको लाइफ टाइम के लिए वो ये रहेगा, उसका फ़ायदा रहेगा। अभी आप अगर खुद स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हो, आपका क्या खा करोगे, कल आपके बच्चे होंगे उनको क्या बताओगे? जब तक आप इस फेज़ से खुद नहीं गुज़रोगे ना, आप क्या गाइड करोगे उनको? मसला ये नहीं होता कि आपने कहीं पर आप पढ़ रहे हो तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो बस उतना ही है। नहीं, आपने उसमें सीखा होता है बहुत कुछ। जो आपने सीखा अपनी गलतियों से, वही आप अपने जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो अपने बच्चे होंगे कल, उनको क्या गाइड करोगे? जब तक खुद नहीं आप फ़ील करोगे, खुद स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक आप बच्चों को अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। जो आपने गलतियाँ की वो क्यों उनको दोहराना है? ठीक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी और कल। और दूसरा ये कि जब तक देखो क्या होता है, इन्फ्लुएंस भी क्या होता है, जब तक आप किसी स्टेज पे नहीं होगे ना, मतलब स्टेज इन द सेंस आपने कोई जॉब क्वालिफाई नहीं किया होगा, या आप कुछ मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आप किसी को कुछ बोल रहे हो, आपके बोलने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? घर वाले आपको बोलेंगे हमें दिखा दो जॉब, लेकर आओ जॉब पहले, फिर आप घर में जो बात बोलेंगे वो आपका मानेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ नहीं सोचना। देखो पढ़ाई के टाइम में क्या करना होता है, जो खासकर ये टाइम होता है जो आपके पास ये टाइम है जॉब के लिए, जो आप पढ़ रहे हो, ये लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को सीखते हो, रियलिटी आपको पता चलती है लाइफ कैसे चलती है, ठीक है। तो इस टाइम को क्या करो, देखो आपको क्या, अभी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, कल आपकी जॉब लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 साल बाद 3 साल बाद आप इस जॉब को भी छोड़ोगे, बोलोगे नहीं हमारे काम का ही नहीं ये जॉब, हमें और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, ठीक है। ये भी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि आगे देखना प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखोगे आपके ऊपर कोई बॉस होगा, आप बोलोगे नहीं ये बॉस है तो मैंने क्या किया? उस टाइम आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे।
ये चीज़ आप उस टाइम देखोगे जब आपके ऊपर कोई बैठा होगा ना, फिर वो आपको डायरेक्ट कर रहा होगा कि इस तरीके से करो। इवन कि आपके पास जॉब भी है, आपके पास 50,000 सैलरी भी है, 40,000 भी है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको वो खटक रहा है कि नहीं। इवन कि आप डेफिनेटली छोड़ोगे जॉब, बोलोगे नहीं कंपनीज में क्यों बच्चे छोड़ रहे हैं जॉब, इवन कि उनके ठीक ठाक पैकेज होते हैं, उनको पता है, लेकिन हमें कोई कंट्रोल कर रहा है ऊपर से, जो अंदर से उनको खटक रहा है, वो निकल के सीधे आते हैं सिविल सर्विस में। फिर अब देखो, मेरा एक फ्रेंड था, उसने नेवी में उसने जॉब छोड़ी थी, मतलब उसका लाइफ बहुत ज़बरदस्त सेट थी, और 2 साल 3 साल वो दिल्ली में बैठ कर तैयारी करने लगा। फिर मसला वो होता है कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, वो आपके हाथ में नहीं है, वो उसने लिखा होता ऊपर वाले ने। लेकिन कोशिश तो करनी है आप लोगों को। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप बहाने बनाओगे, सर हम डिप्रेशन में हैं, सर अब क्या करेंगे, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से, ये चीज़ें काम नहीं करेंगे। जून देखो, जून में एग्ज़ाम है, जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आएगा, अगस्त सितंबर तक, मतलब ये साल समझो कि इस साल के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग वाइनिंग सबको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला ना इस साल, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, मैं ये लिख कर ले रहा हूँ, ये नोट लिख कर ले लो, आपके 4 साल वेस्ट में नहीं बोलूँगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना ही पड़ेगा 4 साल तक, क्योंकि इनके पास जो वैकेंसीज हैं उन्होंने निकाला अब ये नहीं निकालने वाले। अब क्या निकलेंगे, अगर हर साल वैकेंसीज निकलेंगे 5-10 5-10 5-10, मास वैकेंसी नहीं है। इतना आप लोग ये जहन में रखो, ये सच है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट के पास जो वैकेंसीज है, गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया जो है निकाल दो, और इन्हें निकाल दिया सब डिपार्टमेंट ने, जो जो इनके पास है। आगे नहीं है, 4 साल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे, मतलब ये कि बहुत डिप्रेशन में आ जाओगे, घर का प्रेशर होगा, शादी का प्रेशर होगा, घर वाले बोलेंगे ये नहीं करो, ये नहीं करो, यहाँ से फाइनेंशियल, क्योंकि सभी मिडिल क्लास फैमिली से, उतना वो है ही नहीं कि एलीट क्लास है, कि पैसों के, मतलब बहुत पैसों के पहाड़ बने हुए हैं, अदरवाइज आप फिर जॉब के लिए ट्राई नहीं करते। तो एक ये समझो कि आपके सामने ये आप एक इसमें हो, वार जोन में, अभी आपका वार चल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, हर एक के साथ जो भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक मार्क्स अगर आपका फ्रेंड आपसे आगे चला गया ना, मतलब आप उससे ये समझो कि आप 1000-2000 स्टूडेंट से पीछे हो। खुद देख लो पिछला लिस्ट, अगर आप देख सकते हो उसमें, देखो एक मार्क्स से कितने बच्चे अटके हुए हैं, कितने रैंक्स हैं एक मार्क्स के ऊपर अटके हुए हैं, 75 तो बहुत सारे लोगों के हैं। ठीक है, ये समझो कि अब जो भी मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये समझो कि आप पूरे वार जोन में हो, वार जोन में इन द सेंस आपको ये जॉब चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कल बिजनेस स्टार्ट करोगे और कुछ करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस जॉब के साथ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सभी सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, लिंक होती है। घर में कोई इशू चल रहा है, वो आपके ऊपर इशू नहीं चल रहा, वो आप जो बेकार बैठे हुए घर पे कोई काम ढंग का नहीं करते हो, वो इशू उस पर रहता है। क्योंकि मुझे कल परसों एक स्टूडेंट, बहुत सारे मैसेज उसने किया, बहुत ज़्यादा मैसेज उस पर इंस्टाग्राम पे, सर मुझे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है, मतलब 5-10 बार मैंने उसको देखा कि वो उसने लिखा था। तो मैंने उसके साथ बात की फ़ोन पे, अब उसने मुझे इतनी पर्सनल कहानी, इतने मैं हैरान हो गया, मतलब इतना हैरान हो गया कि मुझे पता ही नहीं था ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ऐसा ये सिचुएशन जो है ऐसी क्रिएट हो। प्रिपरेशन करो फुल फ्लेज्ड, सिर्फ़ इस चीज़ से बचो, मोबाइल फ़ोन को यूज़ मत करो, सिर्फ़ उसी टाइम के लिए यूज़ करो जब आपको पढ़ना होता है, बाकी आप पूरा जो है आपके पास जो हार्ड कॉपी है, बुक्स जो है उन पे फ़ोकस करो। जितना आप फ़ोन पे टाइम स्पेंड करो, कम से कम 6-7 आवर्स आप फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हो, फिर बचा ही क्या वहाँ पर? कुछ भी नहीं है फिर वहाँ पर, फिर पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ पढ़ सकते। पढ़ोगे भी, वो आप खुद को धोखा कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि आपको लग रहा है कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो थ्रेशोल्ड है ही नहीं। थ्रेशोल्ड पे आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगना ही चाहिए ना, रोज़-रोज़ आपको लगना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि आपको लगना चाहिए नहीं, मैं क्लोज़ हूँ, मैं क्लोज़, एक टाइम ऐसा लगना चाहिए कि आपको ये फ़ील होना चाहिए मुझे टॉप 10 में मेरी रैंक आ जाएगी। ये फ़ील होना चाहिए। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ऐसे होने चाहिए कि आपको विद टाइम के साथ ये लगना चाहिए, नहीं मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, जो भी है। डे बाय डे अगर आप ये फ़ील कर रहे हो पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं होगा या नहीं होगा, और होगा भी नहीं फिर, वैसी चीज़ें नहीं होती है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर। सबसे पहले अपने अंदर भरोसा रखो। जब तक अपने अंदर भरोसा नहीं होगा, मेरे बोलने से क्या होगा? खुद पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो कि हाँ, आपका हो जाएगा, ठीक है? वो उतना करना है आपको। उसके बाद बस उसी पे नहीं अटकना है कि हाँ, मुझे खुद पर भरोसा, मेरा हो जाएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, एवरेज आप रखो 6 टू 7 आवर्स एवरेज, क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे दे चुके हैं ये एग्ज़ाम, इस सिलेबस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया हुआ है।
लिमिटेड टाइम है, 6 to 7 आवर्स आप डेली दे दो, 3 आवर सुबह दे दो अच्छे से, 3 आवर शाम को दे दो अच्छे से। अब इन 6 आवर्स में ये नहीं बोल रहा हूँ इसमें आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हो वो भी इसमें आ जाएगा, नहीं, उसके अलावा ये 6-7 घंटे जो भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो या आप अंजुम सर का लेक्चर दे रहे हो, उसके अलावा ये 6-7 घंटे आपको देना है, जो इफेक्टिवली आपको देना है। ठीक है, इसके अलावा मतलब 6 से 7 घंटे आपने जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेक्चर देखा है मेरा जो भी है, लेकिन उसके अलावा 6-7 घंटे आपको एक्स्ट्रा देने हैं, खुद अपने एफर्ट्स जिसको बोलते हैं। जब तक खुद एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है अगर आपको किसी लेवल पे आना ही आना है। आगे आपकी जो है बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इसके। फिर बहुत गर्ल्स का मैंने देखा, गर्ल्स के मैसेज नहीं है ज़्यादा कि उनका मैरिज का प्रेशर है, दूसरा ऑलरेडी मैरिड है। मैं उनको बोल रहा हूँ, उन गर्ल्स को मैं बोल रहा हूँ सबको कि कोई भी आप अभी आपके पास ये चांस है। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर सकते हो ना ये वाला, ये मेहनत नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, फिर शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फिर कहाँ आप जॉब ढूंढोगे, फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर आप उस टाइम पढ़ोगे थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, अपनी लाइफ जो है इसको सेट करो। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए, जॉब ले लो, फिर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जो, अपने मर्जी से जो, खुद ये रहो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, फिर आगे देखो मज़ा कितना है लाइफ में। ठीक है, तो इस हिसाब से चलो सभी लोग। आई होप यहाँ तक आपको ये बातें समझ आ रही हो कि मेरा कहने का मतलब ये क्यों है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बोलेगा, रियलिटी जो है वो आपको सामने लाएगा ही नहीं कोई। यूट्यूब पे आपको सिर्फ पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, हर जगह पर आपको सिर्फ देखने को मिलेगा लेक्चर लेक्चर लेक्चर, क्योंकि हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं और आ जाओ और आ जाओ, हमें और पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको खुद पता है ये फ्री प्लेटफॉर्म है और बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें। पेड कोर्स में जाओ, ट्राई कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर ऐसा। ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जो रियलिटी है, जो है एक्चुअल में क्या होने वाला है आगे आप लोगों के साथ, ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेकर जाओगे, कितना सीरियस रहोगे आप। बिल्कुल साइलेंट रहना है, चुप करके रहना है घर पे। खाना खाने के टाइम खाना खा लो, चाय पीने के टाइम चाय पीनी है, बाहर जाने के टाइम बाहर जाओ, एक्सरसाइज के टाइम एक्सरसाइज करो, जिम जाने के टाइम जिम कर लो, वॉक करने के टाइम वॉक करो, म्यूजिक सुनने के टाइम सुनो जो करना है, लेकिन आराम से बिल्कुल साइलेंट मूड पे खुद को रखना है और फुल फ्लज्ड तैयारी करनी है। फुल फ्लज मेरी सजेशन यही रहेगी, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो ना, सुबह 9 बजे लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 5 बजे वहां से वापस आओ, बात खत्म। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आप खुद ही तैयारी करोगे, क्योंकि वहां पर बच्चे देखो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप मस्जिद में जाते हो, मस्जिद में जाने से क्या होता है, एक सुकून जैसा मिलता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि हमने वहां पर उस रूम में, उस मस्जिद में सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं हम, मतलब अल्लाह की इबादत करते, तो वहां पर वही एनर्जी रेडिएट होती है और वही एनर्जी आपको मिल रही है वहाँ पर, इसलिए आपकी बॉडी जो होती है वो मतलब आपको फील अच्छा हो रहा है। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो फिर पढ़ने के लिए, फिर आप देख रहे हो लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे सालों से पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर उस रूम में वही एनर्जी रेडिएट होती है, वही एनर्जी आपको मिल रही है और आपकी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है लाइब्रेरी में जाने से। वही आप किसी शोर वाली जगह में पढ़ो या घर पे किसी उस कमरे में पढ़ो जहाँ पर आपने कभी पढ़ा, आपका मन ही नहीं लगेगा पहले पहले। फिर जब तक 10-15 दिन नहीं हो जाएंगे आपको उस रूम में बैठे हुए, जब तक आपको एनर्जी क्रिएट नहीं करोगे यूनिवर्स में इस तरीके से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी में जो आपका मन खुद अपने आप बन जाएगा। खाना साथ, लंच साथ लिया करो, वाटर की बोतल साथ लिया करो, आपको क्या करना है वहाँ पर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना है। सुबह से सपोज अगर आप 9:30 बजे स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए, 11 बजे तक एक स्लॉट बना लो, 10-15 मिनट बाहर जाओ घूमने के लिए, थोड़ा सा लाइब्रेरी से बाहर चाय वाय पी ली, फिर 11:15 फिर से बैठो, 1:30 बजे तक बैठो, 1:30 बजे खाना खाया, 2:30 बजे तक फिर 1 बजे मतलब 1:30 बजे खाना खाया, 2 बजे तक आधा घंटा फिर से रेस्ट करो, फिर 2:30 बजे से फिर से 5 बजे तक स्लॉट बना लो, बात खत्म। आ जाओ वापस। फिर घर पे आकर अपना लेक्चर देख लो, जो मेरा लेक्चर होता है या और किसी का भी, जो क्या नाम है इसका, अंजुम सर का लेक्चर जो आ रहा है, बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर आ रहा है, देखते रहो, फिर वो हो गया। लेकिन जो आप अपना काम करो वो लाइब्रेरी में आप वीडियोस मत देखो, लाइब्रेरी में आप अपना काम का एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लो, वहाँ पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप कहीं पर भी देख सकते हो, क्योंकि आपको देखना है सर क्या बोल रहा है और उसको याद रखना है वहाँ पर, बस उसमें दिमाग आपको लड़ाना है, आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि वो मैं यही से बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो स्पून फीडिंग वही यही से हो रही है। ठीक है,
आपको रियलिटी में ये आपको रियली ये जॉब चाहिए तो आप करो मेहनत फिर मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी जो है जितने भी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करो ये एग्ज़ाम पास कर लो। इससे अच्छा क्या हो सकता है अगर आपका जो है लाइफ सेट हो जाएगा, आपका घर बच जाएगा इस चीज़ से। और है रियलिटी यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे मेजर इशू जो होता है वो फाइनेंशियल इशूज होता है। अगर आप सेट हो जाओगे आपकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम इशू हो जाएंगे, सॉरी आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इस चीज़ से। एक एक मिनट का फायदा ले लो। टाइम जितना वेस्ट करोगे टाइम आपको वेस्ट करेगा। ये बात है, जितना आप टाइम को वेस्ट करोगे आगे टाइम आपको वेस्ट करेगा। कुछ समझ आ रही है? टाइम वेस्ट इन द सेंस ये कि आपको टाइम बहुत आगे लेकर जाएगा। फिर 4 साल वेट करना पड़ेगा, फिर कहीं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली। और वो अपॉर्चुनिटी जो होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो नहीं छोड़ते। फ्रेशर छोड़ते नहीं है वो चीज़, तब तक आप खत्म हो जाओगे। अभी अगर आप 3 घंटे पढ़ पाओगे तब तक आप 10 मिनट भी नहीं टिक पाओगे बुक्स के ऊपर। ठीक है ना? और मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब तक मैं साथ हूँ ना आप लोगों के, ऐसा समित सर, आप लोगों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करो लेते जाओ जॉब, खासकर गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको ग्रैब करो, लेकर जाओ। अब ये नहीं सोचो कि यहाँ पर बॉयज़ खतरनाक पढ़ रहे हैं या बाकी चीज़ें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आईएएस गर्ल्स टॉप रैंक पे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो गर्ल्स ने नहीं किया होगा। और आप बोल रहे हो एसएसबी का एग्जाम, ये कौन सा चीज़ है एसएसबी का एग्जाम? तो आपको सच में ये जॉब चाहिए तो आप ले सकते हो। दूसरा होता है कि आपको पैशन नहीं है, कि मतलब आपको ये जॉब नहीं चाहिए तो आपको फिर तैयारी करनी भी नहीं चाहिए। एसएसबी जॉब अगर किसी को नहीं चाहिए फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज़ होता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो एसएसबी के जॉब से फिर ठीक है, तैयारी लगा दो, फिर आप खुद अपने आप एक्शन में आ जाओगे। लेकिन जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं एसएसबी मुझे तैयारी नहीं कर रही है, फिर होगा भी नहीं। क्योंकि जो अंदर से इंसान फील करता है इंसान वही बनता है, जो इंसान की सोच है इंसान वही बनता है। सच बोल रहा हूँ। लेकिन जिसको पता है कि नहीं मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे जॉब यही चाहिए और मुझे लेना ही लेना है, और उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस एटीट्यूड से एटीट्यूड बना लो। एटीट्यूड ये मतलब नहीं है कि आप बैठ जाओगे। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको उस तरीके से अपना खुद को चेंज करना है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे बैठना है, मतलब किसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। जब आप इस एग्ज़ाम के लिए शाम को 10 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, 6:30 बजे स्टार्ट करते हो, फिर 10 बजे तक पढ़ते हो, फिर कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे उठते हो, किसके लिए? इस एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली आपको लेकर जाएगा ये वाला एटीट्यूड। ठीक है? अब ये एटीट्यूड नहीं आपका कॉलर कॉलर जो है, कॉलर पकड़ के अपना अपना एटीट्यूड बना लिया, वो वाला कि स्टाइल बना लिया हम एसएसबी की तैयारी। नहीं, एटीट्यूड ये होता है कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए टाइम कैसे दे रहा हूँ। आप इसको टाइम दे दो, ये आपको अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर मेरा यही है। बाकी रहा बहुत सारे बच्चों का ये कहना था सर इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, सर इकोनॉमिक्स। उसके पीछे रीज़न था मैं क्यों नहीं ला रहा हूँ इकोनॉमिक्स। मेन रीज़न ये है कि वो वाला पोर्शन जो था 70% मार्क्स जो मैंने कंप्लीट किया, मैं चाहता था कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ करो अच्छे से, और कल इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू रह जाए, कल हो जाए, कल से कंटिन्यू आएगा इकोनॉमिक्स का। अब मैं नहीं रुकूंगा। मैंने बहुत टाइम दिया आप लोगों को रिवाइज़ करने के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए भी। ठीक है, तो मैं चाहता था कि इकोनॉमिक्स अब अच्छे से रिवाइज़ करो, बाकी चीज़ों को भी रिवाइज़ करो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स मैं कंप्लीट करके दूंगा पूरा, वो जीएस वाला पोर्शन भी कंप्लीट करके दूंगा। कल से इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, वो टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने बहुत सारे मैसेज देखे सारे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। इसमें मेन एक रीज़न होता है ना, क्योंकि कंप्लीट एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होती है। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे कंटिन्यूसली 1 महीना या 2 महीने वही पढ़ो, बाकी चीज़ों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ। मैं इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिस्ट्री में थोड़ा सा मैंने आपको सी डाल दिया आपके दिमाग में, अब आप खुद भी आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा हिस्ट्री में, इवन कि आप खुद भी पढ़ सकते हो। मेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो पढ़ाऊँगा पूरा, मतलब मेरी ज़रूरत भी नहीं है। ये उस तरीके से मेरा ये एक सिस्टम चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपको पढ़ा है, मैंने एक सीए डाला है, क्योंकि बच्चों को डर होता है, पहले पढ़ा ही नहीं है कहीं पर। ठीक है, जब मैं आर्ट एंड कल्चर लेकर आऊँगा, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर क्या चीज़ है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी आपको खुद अपने आप इंटरेस्ट बन, ये इंटरेस्ट बनाना होता है सब्जेक्ट्स में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, कवर करना पड़ता है हर एक चीज़। जब तक आप 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाओगे तब तक आप कैसे 90 या 95 मार्क्स लेकर आओगे। क्योंकि 100 मार्क्स तो 120 मार्क्स में तो 120 मार्क्स ठीक नहीं होते, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, वो जानबूझ कर वो देते हैं। फिर क्यों ठीक होता है बच्चों को, वो फिर उस पर टिक ऐसे ही देते हैं, तुक्का मार देते हैं, फिर हो जाता है उसमें, वो उसको थोड़ा सा लक बोलते हैं। बट 10 मार्क्स जो होते हैं वो वैसे 8-10 मार्क्स वो टफ देते हैं हर एग्जाम में, जो सिर से ऊपर बच्चों को खुद समझने आएगा ये कहाँ कहाँ से क्या है। 70 मार्क्स ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, लेकिन उसमें से बच्चों को क्यों 60 आ रहे हैं, फिर इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने 70 मार्क्स में सिली मिस्टेक्स की होती है।
ठीक है, इसलिए इस हिसाब से चलो आप, ठीक है, और मेहनत करते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो, ठीक। बाकी आपको जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे टेलीग्राम पे टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अब थोड़ा सा टाइम जो है शिफ्ट कर लिया, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा था फ्री टाइम पे, अब उस फ्री टाइम में मैंने आधा टाइम आपको इस टेलीग्राम पे दिया है। उसमें मैं क्वेरीज को देखता हूँ बच्चों का, उसमें रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि क्वेरीज इतनी होती है और लिखने में भी टाइम लगता है, टाइपिंग में भी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि करना चाहिए वहाँ पर मैं करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि बाकियों का मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ, फिर मैं गैलरी में देखकर उनको पढ़ता हूँ, फिर मुझे समझ आता है अच्छा बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर मैं बोलूँगा, टाइम को कैसे मैनेज करना। देखो टाइम को कैसे मैनेज करना, सबसे पहला आपको देखना आपका टाइम वेस्ट किस में होता है, और ये मैं यही से बोलूँगा मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने ये चीज़ साइड में रखकर टाइम को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसे कि सुबह आपको डेफिनेटली 7 बजे से स्टार्ट करो, आप 7 बजे स्टार्ट किया सुबह ही, उससे पहले जो खाना है पीना पी लो। 7 बजे स्टार्ट किया, आप 1.5 घंटा स्लॉट बना लो, मत बना लो बड़ा, 7:30 तक, 7:30 तक, सॉरी 8:30 तक, हो गया 1.5 घंटा। पढ़ना वो टॉपिक है जो आपको सबसे टफ लगता है, आपका माइंड उसी तरीके से चलेगा, क्योंकि सुबह आप फ्रेश होते हैं, पढ़ो वो टॉपिक जो आपको टफ लग रहा है, मतलब अकाउंटेंसी जो है वो पढ़ लो। 8:30 हो गए, आधा घंटा आपके पास है, 9 बजे तक आपको चाय पीनी है, हैवी ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है कर लो, ठीक। 9 बजे फिर से बैठ जाओ, 10:30 तक, 10:30 तक बैठो, वो टॉपिक वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको नहीं आता, मतलब जहाँ पर आपको वीक है अभी, क्योंकि अभी टाइम है, जो आपका वीक पोर्शन है वो आप रिकवर कर सकते हो, उसको आप ओवरकम कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हो गए 1, मतलब कितने बजे तक, 10:30 तक, फिर से आधा घंटा ब्रेक लेना है, 11 से स्टार्ट करना है, 11 से सीधे 12:30, क्योंकि मैं आपको, आप ये बोल रहे सर आप हम तो कंटिन्यू पढ़ रहे, नहीं, ये आपने आपने अभी तक 1 घंटे की ब्रेक ली है इसमें, तो सॉरी 11 से लेकर 12:30, 12:30 तक वो सब्जेक्ट ले लो जो आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। हो गए 3, क्योंकि ये तीनों के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, एक ही पे नहीं अटकना है। आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पे निकालते हो ना, वो आपको टाइम वेस्ट करता है, नहीं। आपका माइंड की कैपेसिटी होती है, वो एक चीज़ को कुछ टाइम तक ही क्या कर लेता है, इसको इंटरेस्ट आता है, फिर माइंड बोर हो जाता है, माइंड बोलता है नहीं और कुछ दिखाओ मुझे, ठीक है। और माइंड ऐसे ही चलता है, इसलिए मैंने बोला था पिछली बार, आप वो बुक्स पढ़ लो जो मैंने आपको सेंड किया था, हाउ टू थिंक इफेक्टिवली, माइंड कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 12:30 तक, 12:30 आपको क्या करना है, 12:30 1 बजे तक आप टहल लो बाहर कहीं पर, अगर लाइब्रेरी में बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हवा पी लो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, जो भी, ठीक है। फ़ोन इसमें मत यूज़ किया करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में देखो क्या होता है, जो आप ये आधा घंटे का ब्रेक बोल रहे हो ना, ये ब्रेक नहीं होती है। आप इसमें क्या करो, आप अगर फ़ोन चलाते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपको आपका माइंड फिर से वेस्ट होता है, मतलब एनर्जी खत्म हो जाती है, इसमें रेज होती है, वो आंखों में चली जाता है, पूरा माइंड ही मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे। आधा घंटा ये होता है कि आप बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हवा पी लो, थोड़ा सा माइंड को शांत करो, साइलेंट जगह पर बैठ जाओ और माइंड को पूरा फ्री रखो, फ्री डालो माइंड को, और कुछ अच्छा वच्चा सोचो कुछ, ठीक है। फिर 12:30 से कितने बजे, हाँ, फिर 1 बजे से 1:30 तक एमसीक्यू सेशन लगा लो, आधे घंटे तक किसी का भी, क्योंकि आपके पास ल्यूसेंट बुक होगी, उठा लिया टॉपिक कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे पिछला टॉपिक कोई पढ़ा इकोनॉमी का या और कोई इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, उठा लिया उस टॉपिक और पढ़ लिया उसको आधे घंटे, जब तक 1:30 गए, 1:30 खाना खा लो, 2:30 तक आप 2 बजे तक खाना खा लो, फिर 2 बजे के बाद रेस्ट कर लो 2:30 तक, फिर 2:30 से फुल एक स्लॉट बना लो, 2:30 तक 5 बजे, 2.5 घंटे का, 5 बजे तक वो चीज़ आप कर लो जो आपको क्या करना है, जो आपको सुबह रिवाइज करना है, मतलब सुबह रिवाइज आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ना होगा उसके नोट्स बना लो, 2.5 घंटे आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, 2:30 से 5 बजे तक। थोड़ा सा म्यूजिक भी सुन सकते हो हेडफोन लगा कर लाइब्रेरी में, और नोट्स भी बना सकते हो 5 बजे तक। फिर जब 5 बजे आ गए वापस, फिर आपको जो मर्जी है करो, फिर शाम का जो क्लास होगा वो भी अटेंड करो, फिर शाम को जल्दी अगर सो जाते हो तभी सुबह 7 बजे उठ स्टार्ट कर सकते हो ना, ठीक है। फिर सुबह 7 बजे पढ़ना क्या, पढ़ना वही है जो आपने इन जो 2:30 से 5 बजे तक नोट्स बनाए थे, वही पढ़ना है, बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अभी आप ये 15 दिन करो, एंडिंग मार्च तक, एंडिंग मार्च में मैं फिर से बताऊंगा स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी है, क्योंकि तब तक आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए जो भी आपने ये पढ़ा है, फिर बताऊंगा मैं नोट्स किस तरीके से इस्तेमाल करना है अब आपको,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको ये कैसा लगा, आप थोड़ा सा मोटिवेट फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको रियलिटी पता चली या नहीं चली। कहीं पर अगर कोई भी परेशानी और भी है, आप कमेंट इसमें लिख सकते हो, क्या बोलते हो उसको, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं उन क्वेरीज को लेकर आऊँगा। ठीक है, जो इकोनॉमी का सिलेबस जो है, बाकी जो भी है, बाकी एग्जाम्स जो है एसएसबी का, जैसे कि इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर का है या स्टैटिस्टिकल का है, उन एक उस इकोनॉमी के पोर्शन सिलेबस मैंने देखा, मैं वो कवर करके दूंगा, सब्र करो। बाकी पोर्शंस तो कंप्लीट करो आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में हर एक मेंशन करेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो आई होप, चलो मैं इस सेशन को क्लोज करता हूँ अब। ठीक है, ये आपको 10-15 दिन के लिए ये डोज ज़रूरी है। आपको ये सोचो कि आपको एक्टिव रहना है कि आगे क्या होने वाला है, बस इस पे फोकस रखो। सिलेक्शन होगी तो कैसा मज़ा होगा, ये सोचना आप लोगों को। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिलेक्शन होगी तो मज़ा कैसे होगा? ठीक है, मज़ा इन द सेंस ये कि उस टाइम की क्या फीलिंग होगी जब आप अपना नाम लिस्ट में देखोगे, पहले टॉप 10 टॉप 100 में। वो फील करो कि जब आप, अगर सिलेक्शन नहीं होगे उसके बाद क्या करना चाहते हो आप, उसके बाद जाओगे कहाँ, बताओ। बस इस चीज़ को अगर आपको जहन में रह गए ना, तो आप अपने आप तैयारी करो। और खुद थोड़ा घर वालों का भी थोड़ा सोचो। वो पूरी उम्मीद लगा कर बैठे आप लोगों के कि आप करोगे, आज करोगे, कल करोगे, कल करोगे, आज करोगे, आज करोगे, कल करोगे। जब तक आप खुद अपना अच्छे तरीके से अफोर्ड नहीं करोगे, तब तक कहाँ से हो जाएगा? फिर वो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो उसने क्या लिखा होता है। बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, और वो आपका वो फेलियर जो है, वो आपको मतलब अल्लाह की तरफ क्लोज कर रहा है। मतलब ये है कि सपोज फेल हो जाता है, फिर आप पूरा टूट गए हो, लेकिन आप यहाँ से नमाज पढ़ते हो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने तरीके से आप चल रहे हो, अल्लाह से मांगते हो, ये क्यों हो गया, ये क्यों गया। इसका मतलब वो जो आपके साथ हुआ है, वो आपके साथ अच्छा हुआ है, तब आप क्लोज हो गए हो, अल्लाह के क्लोज हो। अब आपको दैट मीन्स उसने जानबूझ कर ये किया कि आपको आगे से आपको बिल्कुल उससे मतलब 1000 गुना आपको एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आपने पढ़ा, ये ज़ाया नहीं होगा, ये ऐड होता है, इसको बोला वैल्यू एडिशन बोलते हैं, ये ऐड होता जाता है लाइफ में। एक्सपीरियंस करो, अभी जो ये लाइफ है आपको, इसको एक्सपीरियंस करो। ये वाली एज जो है आपकी 23, 24, 25, 20, 30 तक, इसको पूरा एक्सपीरियंस करना होता है। उसके बाद पैसे कमा लो जितना कमाना है, पैसे को किसने रोका आप लोगों ने? जितना बिल्डिंग्स बनानी है, कार लानी है, BMW लानी है, जो लानी है, पूरी पहले तो एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को, पहले तो स्ट्रगल करो। जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरा कि आप कल बच्चों को भी अच्छे से गाइड नहीं कर पाओगे। खुद फ़ील करना एक चीज़ होता है, तब आप दूसरों को बता सकते हो, जब आपने वो चीज़ महसूस की होती है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।